नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह के पद्य भाग में संकलित गजल। गजल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। गजल पढ़ने से पहले एक नजर कवि परिचय पर। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साय में धूप, जलते हुए वन का वसंत इनका काव्य है। एक कंठ विस्पाई इनका गीति नाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी इनके उपन्यास है। सन 1975 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद से आरंभ हुआ। वहां की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विस्पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और बहुप्रशंसित कृति है। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत कुमार को ही जाता है। आइए अब पढ़ते हैं दुष्यंत कुमार द्वारा रचित इनकी गजल। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। प्रस्तुत गजल का केंद्रीय भाव राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है, कवि उसे खारिज करता है और उसके लिए कोई नया विकल्प ढूंढने का प्रयास करता है। अब राजनीति और सामाजिक जीवन में क्या चल रहा है, कवि इस भाव को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि कहाँ तो तय था, तय का अर्थ है निश्चित, चिरागा दिया, हर एक प्रतीक, मयसर उपलब्ध होना, दरख्त पेड़, साय छाया और धूप रोशनी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि कहाँ तो जो नेता लोग हैं वो आम जनता से हर एक घर के लिए चिराग यानी दिया करने की बात करते हैं। चिराग यहाँ पर एक तरह से सुख सुविधाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है कि नेता लोग जो हैं प्रत्येक घर के लिए सुख सुविधाएं जुटाने की बात करते हैं, परंतु वास्तव में नेताओं की जो ये घोषणाएं होती हैं ये केवल कागजी होती हैं। वास्तव में देखा जाए तो कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, कि कहाँ तो प्रत्येक घर में दिया जलाने की बात की थी, परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो एक पूरे शहर के लिए भी चिराग उपलब्ध नहीं हुआ, यानी पूरे शहर के लिए भी सुख सुविधाएं जुटा पाना उनके लिए मुनासिब नहीं हुआ। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्त यानी पेड़, पेड़ जो कि अपनी छाया से सुख और शांति प्रदान करते हैं। यहाँ पर दरख्त जो हैं वो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो लोगों को सुविधा जुटाने की बात करती हैं, परंतु वास्तव में वे उनका शोषण करती हैं। तो यहाँ पर कवि और व्यंग्य करते हुए कहता है कि यहाँ पेड़ों की छाया में भी धूप लगती है, अर्थात जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वे सामान्य जन का शोषण करते हैं और ये जो संस्थाएं हैं इन्होंने ही पूरे समाज में भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, परंतु आम जनता जो है इनके शोषण से दुखी होकर इससे दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहती है। यानी यहाँ इन पंक्तियों में जो आम आदमी है उसकी निराशा दिखाई देती है कि वो किसी भी प्रकार से नेताओं द्वारा किए गए वायदों से संतुष्ट नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं मिलती।
यहाँ नजर डालते हैं कला पक्ष पर। कवि ने एक तरह से आजाद भारत के कड़वे सत्य को यहाँ पर प्रकट किया है और नेताओं के वायदों को नकारा है कि नेताओं के वायदे जो हैं वो सरासर झूठे होते हैं। उर्दू शब्दावली का बड़ा ही सुंदर प्रयोग है और खड़ी बोली में लिखा गया है। चिराग और दरख्त एक तरह से प्रतीकात्मक शब्द हैं। चिराग और दरख्त, जैसे चिराग रोशनी देता है और दरख्त से छाया मिलती है, तो यहाँ पर ये दोनों शब्द सुख सुविधाओं और सुव्यवस्था के लिए प्रकट किए गए हैं। परंतु अंतिम पंक्ति में चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, यहाँ आम जनता की जो निराशावादी सोच या प्लानवादी सोच दिखाई देती है। साय में धूप लगना एक तरह से विरोधाभास अलंकार यहाँ दिखाया गया है, क्योंकि साय का अर्थ है छाया, छाया में धूप लगना दो विरोधी स्थितियों को प्रकट करता है। अब आगे देखते हैं। ना कमीज हो न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं ना सही आम आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। अब यहाँ पर जो कवि हैं उस आम जन की भावनाओं पर प्रकाश डालते हैं, उनकी नियति पर प्रकाश डालते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उस राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं कि भले ही उनको सुख सुविधाएं उपलब्ध ना हो, लेकिन वो सब्र करके अपना जीवन बिताना चाहते हैं। और ऐसे राजनेताओं के शासन के लिए ऐसे ही लोग सही हैं, क्योंकि अगर ऊंची आवाज उठाने वाले या विद्रोह या विरोधी आवाज उठाने वाले लोग होंगे तो इन राजनेताओं का शासन जो है वो कायम नहीं रह सकता। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है, ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। ना हो कमीज से अभिप्राय है सुख सुविधाओं का ना होना, कि कवि कहते हैं कि समाज में कुछ लोग गरीबी व शोषित जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने इस जीवन को अपनी नियति बना लिया है। अगर ऐसे लोगों के पास वस्त्र ना हो, कमीज ना हो यानी वस्त्र ना हो, तो वे पांव से यानी पैरों से ही अपने शरीर को ढकने का प्रयास करते हैं। ये लोग कितने मुनासिब, मुनासिब का अर्थ अनुकूल या उपयुक्त, इस सफर के लिए, सफर यात्रा और यहाँ पर सफर जिंदगी के सफर के लिए प्रयुक्त हुआ है कि ऐसे ही लोग इस जीवन रूपी यात्रा के लिए सही हैं। राजनेताओं के कुशासन को कायम रखने के लिए ऐसे ही लोग उपयुक्त हैं। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। अब यहाँ पर दूसरे शेर में कवि कहते हैं कि खुदा ना सही, कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आदमी का ख्वाब सही, कि भगवान जो है वो इंसान की ही कल्पना है और उसी कल्पना के सहारे उसके पास एक हसीन नजारा है, एक सुंदर दृश्य है देखने के लिए। यानी वास्तव में कवि कहना चाहता है कि इसी कल्पना के सहारे जो ये शोषित लोग हैं उसी सुंदर दृश्य को देखने के लिए अपना जीवन जो है पूरी उम्र अपनी बिता लेते हैं। अब यहाँ पर कवि ने भारतीयों में विरोध भावना का न होना और खुदा की कल्पना करने पर ही प्रकाश डाला है। पांव से पेट ढकना, कवि ने एक बहुत ही सुंदर कल्पना का विवरण यहाँ किया है। उर्दू मिश्रित शब्दावली है और गेयतात्मकता, संगीतात्मकता का गुण पूरे पद में विद्यमान है। आगे कवि क्या कहता है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त और पिघलना एक तरह से असर होना, बेकरार बेचैन होना, असर प्रभाव, निजाम यहाँ शासक के लिए प्रयुक्त हुआ है और सिल देना सिलाई कर देना, और जुबान आवाज शायर कवि, एहतियात सावधानी, बहर छंद, गुलमोहर एक फलदार
वृक्ष के लिए प्रयुक्त हुआ है। गैर दूसरों की यानी अन्य की गली रास्ता। अब इस पहले शेर में जो कवि है वो कहता है कि जो आम आदमी है वो पूरी तरह से आश्वस्त है। किस बात से? कि जो ये राजनेता है जिनका की पत्थर हृदय है वो पिघल नहीं सकता, यानी किसी प्रकार का राजनेताओं की सोच में कोई बदलाव नहीं आ सकता। परंतु कवि स्वयं की सोच प्रकट करते हुए कहता है कि मैं तो बेचैन हूं कि आवाज में ऐसा प्रभाव और असर हो कि जो पत्थर है वो पिघल जाए, यानी एक आम आदमी जो है संगठित होकर अपनी बुलंद आवाज में विरोध करे ताकि चारों ओर फैला हुआ जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो सके। आगे कवि कहते हैं कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। शायर यानी कवि। कवि का कार्य है कि जो समाज में घट रहा है उससे लोगों को जागरूक करना। परंतु जो शासक लोग हैं कि जिनके खिलाफ कवि आवाज उठाता है उन्हें हमेशा शायरों और कवियों से डर रहता है कि कभी उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो शायरी है वो इन शोषित लोगों में विद्रोह की भावना न जगा दे। इसलिए जो शासक है इन शायरों की जबान को भी सिल सकता है, इनकी रचनाओं पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। और इसके लिए कवि कहता है कि जिस तरह से एक छंद के लिए बंधन जरूरी है और छंद की जो बंधन है उसके लिए एक सावधानी की जरूरत होती है, उसी तरह से ये शासक भी अपने शासन को कायम रखने के लिए जो शायर है, जो कवि है, उसकी जबान को बंद कर देते हैं, सिल देते हैं। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैल की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब आगे कवि कहता है तीसरे शेर में कि जब तक हम जिए या जब तक आदमी जिए तो अपने ही बगीचे में पल्लवित प्रफुल्लित जो पेड़ है उसके नीचे ही जिए, और अगर मृत्यु भी हो तो दूसरे की गलियों में ही भले ही हो, परंतु वो भी अपने गुलमोहर के लिए ही। यानी गुलमोहर यहाँ एक तरह से स्वदेश के लिए प्रयुक्त हुआ है और मानवीय मूल्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि अगर हम जिए तो उसका मकसद भी अपने बगीचे के गुलमोहर के तले ही जीने का हो, और अगर हमारी मृत्यु भी हो, दूसरे की गलियों में अगर हमारी मृत्यु हो तो वो भी अपने बगीचे के गुलमोहर के लिए ही हो। यानी वास्तव में कवि यही कहना चाहता है कि मनुष्य जब तक जिए और जब तक मानवीय मूल्यों को शांति से जिए और दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए बाहर की गलियों में मरे। अब इन पंक्तियों में दिखाई देता है कि जो कवि है वो सामाजिक क्रांति के लिए बेताब है, आम लोगों में विद्रोह उत्पन्न करना चाहता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। पत्थर पिघल नहीं सकता, इससे कवि जो है उन स्वेच्छाचारी शासकों की ताकत की ओर संकेत करता है। और अनुप्रास अलंकार है, प्रतीकात्मक शब्दावली है, खड़ी बोली के साथ उर्दू शब्दावली का भी सुंदर रूप देखने को मिलता है।